हिस्ट्री क्लास 6 के अगले वीडियो में पिछले वीडियो में दिखाया हम लोग पढ़े थे कि मगध के बारे में पढ़े थे। आप लोग पीछे जाके देख सकते हैं। और जो नहीं है एक बार और अच्छे से पढ़ें और लाइन टू लाइन पढ़ें और एमसीक्यू जरूर लगाएं इसका। और उसके बाद कुछ दिन के बाद थोड़ा समय दीजिए, कुछ दिन के बाद मैं एक एक ऑब्जेक्टिव ओल्ड पुराना वाला 1900 जो 90 95 वाला है वो वाला भी मैं आपको एमसीक्यू करवा दूंगा। आप निश्चिंत रहें, आप जुड़े रहें। और एक चीज और, आप लोग बेल आइकॉन सब्सक्राइब जो किए हैं बेल आइकॉन क्लिक करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा सारा। ठीक है, आप लोग क्लिक नहीं किए इसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा समय से। ठीक है, आगे हम लोग कहाँ थे, तो पिछले वीडियो में बताए थे कि बिंबिसार के बारे में बता रहे थे। बिंबिसार सबसे पहले क्या किया था, अंग को जीता ब्रह्मादित्य को हराकर। फिर क्या किया, कौशल और काशी से शादी कर लिया, ये पॉइंट खत्म। फिर आगे आए अजात शत्रु। जैसे आप लिंक करके जोड़िएगा ना, आज यही समझ जाएगा आपको कैसे एनसीईआरटी पढ़ना क्यों जरूरी है। फिर जैसे अजात शत्रु है, अजात शत्रु बाप को मारा। उसके बाद इसने क्या किया, इसने नाना नानी का जो कौशल और काशी था इसी को जीत गया, दोनों को। इसको जीतने के बाद इसने क्या किया, आज जो वजी वैशाली भेजा, किसको, वस्त्रकार को भेजा। बोला जाओ तुम, वो 8 जन्म मिल के मजबूत था, उसको हराने के लिए, तोड़ने के लिए वस्त्रकार को भेजा अपना कुटिल कुटिल राजनीति के द्वारा। फिर उसके बाद उसको जीता। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, एक अवंती के डर से एग्जाम में आया था कि अवंती को किसने मिलाया था। तो अब हम सुनिए, अवंती के डर से इसने गंगा यमुना सॉरी गंगा गंडक और सोन के संगम पर एक पाटलिग्राम छावनी बनाया। ठीक है, लेकिन उसका बेटा जो आया उसने सबसे पहले पहले पाटलिपुत्र नगर बसाया। और ये जो अवंती के डर से बनाया था, बोले साला रुको तुमको बताते हैं, इसने क्या किया, अवंती को हरा दिया। तो याद रखिए, अगर वैशाली को किसने जीता, अजातशत्रु ने जीता। अवंती किसने जीता, उदयन ने जीता। अंग को किसने जीता, ब्रह्मादित्य जीता। ये चीज अब क्लियर हो गया। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप लोगों को भी पता होगा, कंफ्यूजन भी होता होगा, हमको खुद होता था अब, लेकिन अब नहीं होगा। अब हम लोग चैप्टर 6 में आए। चैप्टर 6 में क्या, बुद्ध की कहानी। आइए बुद्ध की कहानी पढ़ते हैं। अब एक कहानी पढ़ ली है ना भाई, कैसा भी क्वेश्चन देगा ना, हम लोग तैयार रहेंगे। आओ और दो, हम लोग तैयार हैं एकदम बैटिंग करने के लिए। ठीक है, बुद्ध बौद्ध धर्म संस्थापक कौन थे, सिद्धार्थ थे, सब जानता है। गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं, गौतम बुद्ध का ही नाम ही बचपन का सिद्धार्थ थे। गौतम कब कहलाए, जब इन्होंने 563 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखिए, ईसा पूर्व में। जब इन्होंने गया में बौद्ध गया में ये ज्ञान की प्राप्ति कर लिया, तब इन्होंने बुद्ध कहलाए थे। ठीक है, इन्हों नाम। अब देखिए, सबसे पहले बुद्ध क्षत्रिय थे। ये शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। याद रखिए, शाक्य गण से कौन संबंधित थे, बुद्ध। यही वैशाली विदेह जो लिच्छवी संघ था, 8 विभाग में बटा हुआ था वैशाली संघ, इसी में से एक शाक्य गण थे, उसी के यहाँ पैदा हुए थे। ठीक है, अब देखिए, युवावस्था में ज्ञान खोज के लिए निकला। तो याद रखिए, यहाँ से कुछ कुछ पॉइंट मिला। गौतम सिद्धार्थ नाम था, छोटे अवस्था में घर से निकला, शाक्य गण के थे। ठीक है, बौद्ध बिहार पीपल के वृक्ष के नीचे, ये सब जरूर नहीं है, सब जगह मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ निकले, पहले वाराणसी के निकट सारनाथ। ये देखिए सारनाथ का स्तंभ है, यहाँ पे कोई गए हैं? ठीक है, वाराणसी सारनाथ गए। सारनाथ में इन्होंने पहली बार उपदेश दिया, उसी को धम्म धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। याद रखिए, हम ऊपर उठ रहे हैं, धीरे धीरे आपको सब मिलेगा कहानी। जब 11वीं 12वीं तक कंप्लीट हो जाएगा ना, तब आपको दिमाग में लिख करेगा, क्लिक करेगा, टिक 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 सारा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। उसके बाद क्या होता है ना, उन्होंने पैदल एक से दूसरे स्थान यात्रा किया। अब देखिए, इन्होंने कहा जीवन कष्टों से दुखों से भरा हुआ है। ठीक, उसके बाद इच्छाओं और लालसाओं को हमेशा पूरी नहीं हो सकती। इन्होंने कहा इच्छा, हमारे इंसान का जितना भी इच्छा और लालसा है, जानते हैं, हमेशा पूरा नहीं होता है, क्योंकि हमारे बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। ठीक है, तो इसी का इन्होंने कहा कि बुद्ध ने इसे लिप्सा या तृष्णा कहा। याद रखिए, पूछे एग्जाम में तृष्णा और लिप्सा क्या होता है, तो ये जो इच्छाएं होती है ना, बोला कि इच्छाएं आपका पूरा नहीं होता है, इसी को लिप्सा तृष्णा कहते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं, यानी ज्यादा लालसा नहीं करना है। किसने कहा था, देखा ऑप्शन में, महावीर बुद्ध, तो बुद्ध ने कहा था। ठीक है, उसके बाद दयालु होते मनुष्य को, सबसे यहाँ पे देखिए, बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को किस भाषा में दिया था, इसको लिख लीजिए, प्राकृत भाषा में दिया था, ना कि मार दीजिएगा पाली में, मार के आया है लोग। तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी कहता है बस इसी को चलना है। आप लड़ सकते हैं एकदम कानूनन आयोग से। बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में सामान्य लोग दिया था, प्राकृत भाषा में। इसने सामान्य लोग इसलिए दिया कि उन्होंने संदेश को समझ सके। क्लियर, अब आते हैं, देखते हैं अगले। भारतीय भारतीय दर्शन की 6 पद्धति थी। अब एग्जाम में अगर आएगा आपके डायरेक्ट एग्जाम में, भारतीय दर्शन की कितने पद्धति थे, ले अब 4 6 8 10 दे दिया, समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको अच्छा से आप समझ जाइएगा। 60 दर्शन थे, यानी 6 दर्शन थे। कौन कौन दर्शन थे, वैशेषिक, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत। लिख लीजिए, वैशेषिक के कौन थे, मिलाइए इसको, कनाद। न्याय के कौन थे,
गौतम, आपको इसे मिला लेना है, ठीक है, याद रहेगा। सांख्य के कौन थे? कपिल थे। याद रख, जो नए याद रखिए उसको एकदम नोट्स बनाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 दर्शन थे, पहला क्वेश्चन 6 दर्शन थे, कौन कौन? वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत। वैशेषिक के कनाद, न्याय के गौतम, सांख्य के कपिल, योग के पतंजलि, और पूर्व मीमांसा के जैमिनी, और वेदांत के व्यास। ठीक है, इस याद रखिएगा, छोबों को मिलाने आएगा आपको। ठीक है, जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतीय फ्रेडरिक मैक्स मूलर। अब मैक्स मूलर पूछता है कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे। ठीक है, अनुसार दर्शन इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। ये सब नहीं याद रखना है, याद क्या रखना, मैक्स मूलर कहाँ के थे? जर्मन थे। ठीक है, अब देखिए उपनिषद है, उपनिषद के बाद बोले तो उपनिषद का मतलब यह गुरु के समीप बैठना, जो मृत्यु के बाद ही बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। उपनिषद में थोड़ा सा ना वेद से अलग है, वेद में सब कुछ को माना, भगवान को माना, सब कुछ माना, लेकिन उपनिषद ने कहा नहीं, आत्मा और ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा की संज्ञा दी, यानी कि सभी में आत्मा, सभी को भगवान का महात्मा दिया था। ठीक है, उसके बाद आत्मा ब्रह्मा एक ही है, इसी ने कहा था। याद रखिए, स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ जाएंगे, उपनिषद में क्या क्या हुआ उसकी लिख लीजिएगा, उपनिषद देके। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए, उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। अब जो पहले बताए थे, ऋग वैदिक काल में पूछता है कि उत्तर वैदिक काल से कौन नहीं थे इनमें से, तो उत्तर वैदिक के ब्राह्मण थे, आरण्यक थे, उपनिषद थे। ठीक है, देखिए, उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों के हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु, हम बताए थे, गुरु में बैठना, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया। ठीक है, स्टेटमेंट देंगे तो आप लोग बना लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, छंदोग्य उपनिषद, कृष्ण के ही चर्चा किया गया छंदोग्य उपनिषद में। ठीक है, छंदोग्य उपनिषद में क्या है देखिए, आगे बताएंगे किसके। छंदोग्य उपनिषद समझिए पहले, प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी पर आधारित। सौनक वो अभिप्रतारिणी नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करने के लिए बैठे। एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा, ये कहानी है। बस ये 2 नाम याद रखिएगा, सौनक, अभिप्रतारिणी। यह किसे थे? छंदोग्य से। छंदोग्य से कृष्ण के बारे में इसने कहा गया था। अब देखिए, गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जैसी स्त्रियां विचारकों का उल्लेख है। आप देखेंगे लुसेंट में, इसके बारे में पढ़े होंगे, इसके बारे में आप लुसेंट में पढ़िएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा बोलिएगा, आगे इसमें भी पढ़ाते थे। आगे जब सीनियर क्लास जाइएगा 9-10 हो, उसमें बहुत कुछ समझाएंगे हम। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद बहुत कम हिस्सा लेते थे। ठीक है, वाद विवाद में निर्धन व्यक्ति नहीं लेते थे। ठीक है, आप देखिए, एक प्रसिद्ध अपवाद क्या था? सत्यकाम जवाल। सत्यकाम जवाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम का मन सत्य जानने की तीव्र इच्छा हुई। गौतम नामक ब्राह्मण उन्हें अपने विद्या के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है, तो गौतम के ब्राह्मण के कौन थे? जवाल थे। ठीक है, सत्यकाम जवाल। उपनिषद कई विचार के विकास प्रसिद्ध शंकराचार्य के द्वारा किया गया, नहीं पढ़ना है इसको। देखिए, हम उसी बातों पे हमेशा पॉइंट कर रहे हैं, जो क्वेश्चन बनेंगे, जो सवाल बनेंगे, इसलिए उसको ध्यान से सुनिएगा। जो नहीं बनेंगे उसको हम बोल देते हैं कि जरूरत नहीं है। देखिए, प्रसिद्ध वैज्ञानिक विद्वान में एक पाणिनि थे। आप जानते हैं पाणिनि के बारे में? पाणिनि क्या किए? संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किया था। एग्जाम में आएंगे, संस्कृत भाषा की रचना किसने किया था? संस्कृत भाषा के व्याकरण पाणिनि ने किया था। स्वरों तथा व्यंजनों का विशेष क्रम में रखकर उन्होंने इस सूची को बनाया था। ठीक है, अगर थोड़ा सा डीप गया तो ये लगा देगा। सूत्र बीजगणित सूत्रों काफी मिलते जुलते थे। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। अब देखिए, जैन धर्म, बौद्ध की कहानी समझ गए। और जैन धर्म में क्या हुआ था? 2500 ईसा पूर्व 24वें तीर्थकर, है ना, जो वर्धमान नाम था उनका, ये याद रखिएगा, वर्धमान। उनका नाम सिद्धार्थ था, इनका नाम वर्धमान था। ठीक है, अब देखिए, वजी संघ लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। याद रखिए, आपको स्टेटमेंट में देंगे, बुद्ध शाक्य कुल के थे और लिच्छवी महावीर लिच्छवी कुल के थे। याद रखिएगा, ये इसको अच्छे से लिख लीजिए। बुद्ध शाक्य कुल और महावीर लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ा था। ठीक है, 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया, लेकिन बुद्ध ने 6 वर्ष तक तपस्या किया था। ठीक है, उसके बाद उसकी शिक्षा सरल थी, सत्य जानने की इच्छा हुई, ये सब जानने नहीं है। ठीक है, तो मगध में बोली जाने वाली प्राकृत को क्या बोलते थे? मगधी कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए, संघ में, अब देखिए क्या था? संघ बनाया। महावीर तथा बुद्ध के दोनों ही का मानना था, त्याग करने पर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अब देखिए, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम। अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे, समझिए। बस हम क्वेश्चन बता दें, आप कुछ नहीं लिखिए, क्वेश्चन को लिखिए।
संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं को बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलता है। विनय पिटक में ही पता चला संघ में पुरुषों और स्त्रियों को रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। याद रखिए, अगर ये क्वेश्चन आप लोग दूसरे में पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे। देगा एग्जाम में, पुरुषों और स्त्रियों को रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, किस पिटक में कहा गया? तो विनय पिटक में। व्यक्ति संघ में प्रवेश दे सकते थे, हालांकि संघ प्रवेश करने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को स्वामी से, राजा को अपने काम करने वाले राजा से, सॉरी राजा के यहाँ काम करने वाले लोग राजा से, कर्जदार अपने देनदारों से इसको अनुमति, स्त्री पति से अनुमति लेती थी। ठीक है, ये लिखना नहीं है, समझना है। जैन शब्द जीन से निकला। जीन का मतलब क्या होता है? विजेता। एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि देखिए, वर्षा के दिनों में जो गुफाओं में रहने का शरणास्थल बनाया गया उन्हें विहार कहते थे। विहार का मतलब समझ गए? रहने का स्थान। और चैत्य का मतलब क्या होता था? चैत्य का मतलब होता था पूजा गृह। समझ गए? अब हम समझेंगे बौद्ध के महायान और बोधिसत्व के बारे में। आखिर क्या है ये दोनों? तो महायान का विकास हुआ, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? महायान में मूर्ति का पूजा होने लगा, बुद्ध का मूर्ति। याद रखिएगा, हीनयान पहले था, ठीक है, हम, लेकिन महायान में मूर्तियों का पूजा होने लगा। ठीक है, उसके बाद मिसाल के तौर पर उनकी निर्माण प्राप्ति पीपल पेड़ के मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। देखिए, हम आपको लुसेंट में पढ़ाएंगे, इसे लिंक जोड़ के एनसीईआरटी के तौर पर पढ़ाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा हमको समय दीजिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर उनकी निर्माण प्राप्ति पीपल पेड़ के मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो उनके पीपल पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, निर्माण की प्राप्ति। ठीक, बस समझना ये है कि ये महायान में क्या होने लगा? मूर्तियों का पूजा होने लगा। ठीक है, उसके मथुरा में बनाया गया कुछ मूर्ति। ठीक है, उसके बाद देखिए, बोधिसत्व क्या करता था? उन्हें कहते थे ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत में रहने के लिए कहते थे, वो रहते थे, साधना करते थे। लेकिन उन्होंने लोगों को शिक्षा देने का मदद के लिए सांसारिक परिवेश में रहना ठीक समझने लगे। ठीक है, बोधिसत्व को वो एकांत में रहते थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा देने लगा जा जाके सब जगह। ठीक है, जैसे गया वगैरह हम देखे होंगे आप। ठीक है, धीरे धीरे बोधिसत्व पूजा काफी लोकप्रिय हो गई। ठीक, देखिए, जीवन के चरण के लिए 4 आश्रम को उल्लेख किया गया, पूछा गया था पांचवा आश्रम कौन है? तो यहाँ पांचवा आश्रम महावीर ने दिया था, लेकिन 4 आश्रम जानिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक है, ये भी पूछा गया कि चौथा आश्रम कौन सा था? तो कौन किसमें था? जो कि जंगलों में रहते थे। तो वानप्रस्थ जंगल में रहते थे, संन्यास पूरी पूरी सॉरी देखते हैं वानप्रस्थ क्या था। उन्हें हाँ सॉरी, जंगल में रहकर साधना करता था। यही क्वेश्चन था वानप्रस्थ। बोला था 4 आश्रम है, वानप्रस्थ का उल्लेख क्या है, किसमें क्या है? 4 ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, तो देखिए, ब्रह्मचर्य मतलब पूरा ब्रह्म यहाँ पे दिया हुआ है। गृहस्थ आश्रम के अंदर उन्हें विवाह कर गृहस्थ के रूप में लिखा जाता है। ये गृहस्थ 4 है। गृहस्थ ब्रह्मचर्य जो पूरी तरह से ब्रह्मचर्य, शादी ब्याह नहीं करते थे। और एक वानप्रस्थ जंगल में रहते थे। और चौथा कौन थे? संन्यास। संन्यास क्या करते? सन्यासी उन्हें पूरी तरह सब कुछ त्याग दिया था। ठीक है, अब हम लोग 7वें अध्याय की ओर देखते हैं। 6th क्लास में इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन जो जो खास है वो मैं बता दूंगा, इसीलिए मैं आप लोग पढ़िएगा वो पता नहीं चलेगा, लेकिन खास खास चीज मैं बता दूंगा। अब देखिए, यहाँ पे उज्जैन जो है उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। क्लियर? एक क्वेश्चन यहाँ से। ठीक, जिसे बोलता था भारत का मक्का, किसको बोलते हैं? सूरत को बोलते हैं, क्योंकि वहीं से सारा व्यापार होता था, सूरत बंदरगाह से। ठीक है, अब ये फिगर देख रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। ये महत्वपूर्ण क्या है बता रहे हैं? अभिलेख का प्राप्ति स्थल है। अशोक के जो अभिलेख हैं कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ बताइए। हम लोग रटते हैं लेकिन याद नहीं रहता। आज हम आपको फिगर के साथ बताते हैं। गिरनार, गुजरात में गिरनार अभिलेख मिले हैं। ठीक, अभिलेख का मतलब बताए थे, जो कि लिखे जाते थे हमेशा पुराना उस समय पेपर ऊपर पे, किसी चीज पे, जैसे पेपर हो गया, छाल हो गया, उस समय लिखा जाता था पत्तों पे, उसमें अभिलेख होते थे, उसको बोलते थे। अब देखिए, ध्यान से देखिए, धौली और जौगढ़ ये दोनों उड़ीसा में है। ये क्षेत्र उड़ीसा है ना, कलिंग वाला क्षेत्र उड़ीसा में, इधर बंगाल खाड़ी, अरब सागर। अब आते हैं कि यहाँ पे आते हैं, कंधार पाकिस्तान में है। अब ये लंपक देखिए, अगर लंपक आपको दे दिया, पूछा था भाई, देखिए यहीं पे पूछा था, यहीं पे इस बार पूछा था ये आमरी के बारे में। ठीक है, तो लंपक यहीं है पाकिस्तान में। ठीक है, मानसहरा, शहबाजगढ़ी और तक्षशिला तीनों यहीं पे है। ठीक है, अफगानिस्तान के आसपास। ठीक है, अब देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों उस समय सेम ही था। ठीक है, अब देखते हैं कलसी। कलसी कहाँ है? ये हमको लगता है उत्तराखंड है। ठीक है, मेरे को पूछा गया, देखिए फिगर रहेगा ना, आपको ध्यान रहेगा ना, आएगा मार दीजिएगा आंसर। अब देखिए, गिरनार बता दी, कंधार बता दी, लंपक बता दी, आपको याद रहेगा।
मानसेरा, सबगाड़ी, तक्षशिला बता दिए। ठीक, धौली, जौगड़ बता दिए। अब देखिए पनगुड़िया, सांची, ये मध्य प्रदेश वाला एरिया है। आरूपनाथ, ठीक है, ये मध्य प्रदेश का एरिया है। अब देखिए लौड़िया अरेराज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब देखिए लौड़िया नंदगढ़, थोड़ा सा सीख लीजिए। लौड़िया नंदगढ़, यहाँ पे मोर के पंख वाले, मौर्य वाले, ऊपर में जो ना मोर, मोर का वो था बना हुआ, वो स्तंभ था। तो यहाँ पे कहाँ पे, नंदगढ़ में। अब आपको बता दो एक बात, तो तब हद हो गई जब 2213 का मैं इसमें पूछ लिया कि कौन सा स्तंभ है अशोक का जिसमें से हाथी का पूरा बड़का सा फिगर बना हुआ है। तो याद रखिए कहीं किताब में नहीं था, आगे पढ़ाएंगे। देखिएगा संकिसा स्तंभ लेख था, उस संकिसा आंसर दिया था भाई, हम मगध मार के आए थे खुद हम, ठीक है, जिसमें मिनट नहीं बनाता क्योंकि एनसीईआरटी अब नहीं पढ़े थे। अब देखिए लौड़िया अरेराज चंपारण में है। रामपुरवा, ये भी चंपारण में है, ठीक है। लुम्बिनी नेपाल की तराई में पड़ता है, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कलसी हो गया, सांची, हो सांची मध्य प्रदेश में। रूपनाथ, रूपनाथ क्लियर हो गया। अब देखिए बहुत चीजें आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं स्टेटमेंट सवाल कैसे बनेंगे। अब देखते हैं पहला बात, साम्राज्य का प्रशासन देखते हैं, मौर्य साम्राज्य का। पाटलिपुत्र और उसके आसपास इलाकों में सम्राट सीधा नियंत्रण था। यानी कि जो पाटलिपुत्र था, इसके आसपास का जितना एरिया था उसमें सीधा नियंत्रण था। दूर वाले पे तो ऐसे भी नहीं हो पाएगा क्योंकि उस समय तो ऐसा गाड़ी घोड़ा था नहीं। उसके बाद अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। क्लियर, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, मौर्य समाज के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र प्रांत थे। बीपीएससी वाले ध्यान देंगे, छोटे छोटे प्रांत थे। इसमें 5 प्रांत थे टोटल। इन तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी पर शासन किया जाता था। अक्सर देखिएगा प्रांतों के शासन को राजकुमार बोलते थे, शासक को। अक्सर राजकुमार वहां के राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। याद करिए कि अशोक भी एक समय उज्जैन के राज्यपाल थे, ठीक है। उस उज्जैन के जो भी थे राजकुमार थे, राज्यपाल के रूप में, ठीक है। अब देखते हैं अर्थशास्त्र में लिखा गया उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने के लिए। अब देखिए अर्थशास्त्र में लिखा गया कि उत्तर पश्चिम ये वाला क्षेत्र कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने के लिए, कर्नाटक। अब एक बार देखते हैं नजराना क्या होता था। नजराना वैसा कर था, देखिए नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, ठीक। उसके बाद ऐसे लोगों के लिए जाते थे, स्वेच्छा से इसे देते थे। नजराना के बारे में स्टेटमेंट देगा तो बना लीजिएगा, स्वेच्छा से देते थे और नियमित देते थे। एक बार क्वेश्चन में दिया था एनटीपीसी में, देखिए मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त के बारे में ये कहा, क्या कहा था, तो पूछा था किसके बारे में कहा था। मेगास्थनीज से दिया था कि जो राजा होते थे सोने की पालकी में ले जाते थे, अक्सर सोने चांदी के हल्के हाथियों पर सवार होते थे। सम्राट सिरे पर चारों तरफ चक्कर लगाते थे, हथियार महिलाओं से घिरे हुए थे। तो इस तरह का पूरा बड़का क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर छोटा सा चंद्रगुप्त था, ठीक है। अब पाटलिपुत्र के बारे में देखते हैं। आधुनिक पटना, 570 बुर्ज और 64 द्वार, ये याद रखिएगा। और कच्ची ईंटों के बने थे, लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने थे, ठीक है। राजा के महल भी काठ या लकड़ी के बने होते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था राजा बनने के 8 साल के बाद, कितने साल के बाद कलिंग विजय किया था। 269 में राजा बने, 261 में कलिंग विजय किया था, ठीक है। 208, पहले उल्टा चलता था। देखिए पीछे पहले हम बता चुके हैं कि लौड़िया नंदगढ़, लौड़िया जो नंदगढ़ है चंपारण में, वहां पे एक ऐसा मिला था जो मौर्य के पंख थे। इल्यूशन में दिया हुआ है, मौर्य बना हुआ था स्तंभ पे, तो वहां पे नंदगढ़ में। अब यहाँ पे देखिए रामपुरवा में एक मिला जो कि राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। तो पूजा में पूछेगा कि कहाँ पे मिला स्तंभ लेख जो राष्ट्रपति भवन में रखा गया, नंदगढ़, अरेराज, जो भी हो, तो याद रखिएगा रामपुरवा की, रामपुरवा में, ठीक। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहां पर भेजा गया था, श्रीलंका भेजा था, वहां पे दबाने के लिए विद्रोह। अब देखिए भाई मेरे रेलवे वाले ध्यान देंगे, रेलवे वाले कि एक बार पूछा था कि